हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बाल स्टडी में आप लोग का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 का भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावाच का लघुत्तरीय प्रश्न हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में, ठीक ना। तो इसका अति लघुत्तरीय प्रश्न करवा चुके हैं और सभी सब्जेक्ट का भी क्वेश्चन आंसर हो चुका है, ठीक ना। हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलते हैं, देरी ना करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए लघुत्तरीय प्रश्न का पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि संरचना की दृष्टि से भारत के 3 प्राकृतिक विभागों के नाम लिखे। प्राकृतिक मतलब समझते हैं ना, जो कि भगवान द्वारा बनाया गया, ठीक ना। तो 3 प्राकृतिक विभागों का नाम लिखे। तो देखिए पहला हो जाएगा यहाँ हिमालय या उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, बी में हो जाएगा यानी दूसरा उत्तर का विस्तृत या विशाल मैदान, तीसरा में हो जाएगा दक्षिण का पठारी। ये इसका हो गया आंसर, ठीक ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन देखिए ये रहा, हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों के नाम एवं उनकी विशेषताएं बताएं। जो हिमालय पर्वत है ना, उनकी 3 समांतर श्रेणियों का नाम बताना और उसकी विशेषता बताना, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा, इसकी 3 समांतर श्रेणियाँ, महान हिमालय पहला हो गया महान हिमालय, दूसरा हो गया मध्य हिमालय, तीसरा हो गया शिवालिक, 3 गो हो गया इसका श्रेणी। यह तीनों समांतर श्रेणियां पश्चिम से पूरब की ओर एक धनुष की आकृति, ठीक ना। धनुष की आकृति ऐसे करके होती है ना, इस तरह से एक धनुष की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर, ठीक ना, 2400 किलोमीटर लंबाई तक फैली हुई है। 2400 किलोमीटर तक क्या लंबाई तक ये फैली हुई है, तीनों मिलाकर क्या फैली हुई 2400 किलोमीटर तक। कैसा इसका आकार है, तो एक धनुष की तरह आकार है, ठीक ना। ये हो गया इसका आंसर। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वांचल में कौन कौन श्रेणियाँ आती है, उनका विवरण दे। पूर्वांचल जो है ना, वहाँ कौन कौन सा श्रेणी आती है, जैसे अभी हम लोग देखें ना, महान हिमालय ये सब जो था ना, शिवालिक ये सब, मध्य हिमालय ये सब कौन कौन जो आता है वो हमको बताना, ठीक ना। तो देखिए उनका विवरण दे। तो पूर्वांचल के मुख्यतः 3 विभाग है। पश्चिम में पूर्वी अवधि क्षेत्र, फिर हो जाएगा पूर्व में, ये देखिए पश्चिम में कौन सा है, तो पूर्व अवधि क्षेत्र, ठीक ना। पूर्व में हो जाएगा पश्चिमी भोजपुरी क्षेत्र और उत्तर में हो जाएगा नेपाल क्षेत्र, ठीक ना। यह भारतीय गंगा मैदान पर स्थित है और पश्चिमी बिहार के साथ यह दुनिया में सबसे अधिक घनी आबादी वाला क्षेत्र है, ठीक ना। ये इसका हो जाएगा आंसर पूर्वांचल, ठीक ना। चलिए देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भाग की भूमि से किस प्रकार भिन्न है। देखिए अब इसमें देखिए हम क्या करवा रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन ही करवा रहे हैं, ठीक ना। क्यों? क्योंकि इसमें समझाने वाला कुछ है ही नहीं, उसको आपको क्या करना है, इसका क्वेश्चन आंसर लिखना। तो क्वेश्चन आंसर तो अब इसमें थोड़ा ना समझा सकते हैं कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, ये कैसे, उसके लिए चाहिए मैप। तो मैप चाहिए तो उसके लिए मतलब हमको पूरा बुक ही पढ़ाना पड़ेगा। तो बुक भी यहाँ पे पढ़ाया हुआ है, ठीक ना। बुक वाला भी जाके देख सकते हैं, पूरे डिटेल्स के साथ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराने आए हैं तो सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही। तो चौथा क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की भूमि उत्तरी भारत की भूमि से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न है ये हमको बताना। प्रायद्वीपीय जो भारत की जो भूमि है और उत्तरी भारत की जो भूमि है किस प्रकार अलग अलग है, ठीक ना, भिन्न भिन्न है, ये बताना। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की भूमि का निर्माण मुख्य रूप से कड़ी रवादार चट्टानों से हुआ, ठीक ना। रवादार चट्टानों से हुआ, कड़ी रवादार चट्टानों से। इसकी ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। जो इसकी जो ऊंचाई है, प्रायद्वीपीय भारत जो मतलब भूमि जो बना है ना, इसकी ऊंचाई कितने 400 से 900 मीटर तक है। यह ऊपर की ओर चौड़ा और दक्षिण की ओर पतला होता गया है। ऊपर की ओर जो है ना चौड़ा, मतलब जो इससे जैसे ऊपर गया है ना वो क्या हो गया चौड़ा, की जैसे हम लोग का जैसे घर वाला जो छत रहता है ना वैसा होते गया, ठीक ना। और दक्षिण की ओर पतला होते गया है। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है। पांचवा नंबर क्वेश्चन में कि हिमालय और दक्षिण पठार के पहाड़ों के अंतर बताएं। हिमालय है जो और दक्षिण पठार जो दक्षिणी पठार है ना, पहाड़ों के क्या बताएं, अंतर बताएं। तो देखिए पठार का होता है कि ऊपर से चौड़ा होता है, ऊपर से छत जैसा होता है, और हिमालय मतलब जो पर्वत जो होता है ना वो होता है ऊपर में नुकीला जैसा निकल जाता है, ठीक ना। तो देखिए इसका देखिए आंसर देखिए, पठार ऊंचाई की दृष्टि से ऊंचे तो होते हैं लेकिन
उनका ऊपर हिस्सा समतल मैदान की तरह होता है। जो पठार जो होते हैं ना ऊपर में छत जैसा होता है, और हम लोग पहाड़ जो देखते हैं तो देखिए नीचे से जाते रहता है, ऊपर का नुकीला जैसा बन जाता है। नहीं, तो पहाड़ और पठार में यही अंतर है। पठार का होता है कि नीचे से जाएगा, ऊपर का हो जाएगा छत जैसा बन जाएगा, यानी वहाँ पे रह सकते हैं, सो सकते हैं, बैठ सकते हैं, घर भी वहाँ पे बना सकते हैं ऊपर में, समझे। लेकिन पहाड़ पे ऐसा नहीं होता। पहाड़ तो आप लोग देखे ही है ना कैसे, मतलब नुकीले की तरह रहता है और वह विस्तृत रूप से फैला हुआ होता है। जबकि हिमालय में अनेक ऊंची ऊंची श्रृंखलाएं हैं और उनके ऊपरी शिखर समतल मैदान की तरह नहीं है, ठीक ना। समतल मैदान की तरह नहीं, जैसे सबसे ऊंची चोटी है मानो अभी माउंट एवरेस्ट है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है ना माउंट एवरेस्ट, तो देखिए वो कहाँ है, ऊपर में देखिए नुकीला जैसा, जैसे हम लोग के गाँव में देखे होंगे भट्ठा देखे ना, जहाँ पे ईटा वगैरह ये सब भी बनता है, तो देखिए कैसे, देखिए नीचे से ठीक जाता है, थोड़ा सा ऊपर में जाकर पूरा नुकीला जैसा हो जाता है, वही उसी तरह से ऐसे भी पहाड़ तो आप लोग देखें, ये एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हिमालय पर्वत श्रृंखला के पहाड़ दक्षिण पठार की अपेक्षा ऊंचे होते हैं। जो हिमालय जो है ना बहुत ज़्यादा ऊंचे होते हैं और पठार होते हैं क्या, कम ऊंचे होते हैं। किस लिए ऊंचे होते हैं, क्योंकि ये देखिए पठार जो होते हैं ऊपर में जाकर समतल हो जाते हैं, और हिमालय या कोई भी पहाड़ जो होते हैं ऊपर में जाकर नुकीले जैसा हो जाते हैं, इसीलिए वो क्या होते हैं, ज़्यादा ऊंचे हो जाते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन देखिए, छठा नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के प्रमुख दर्रों के नाम लिखें। तो हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं, हिमालय के देखिए ये सभी जो है दर्रे हैं, ठीक ना। देखिए काराकोरम, इधर हो गया काराकोरम दर्रे, रुकिए काराकोरम दर्रा, ठीक ना। रोहतांग दर्रा, बड़ा लाचा दर्रा, बुर्जिल दर्रा, और ये हो जाएगा जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, सिप किला दर्रा और नाथुला दर्रा, ये सभी इसका हो जाएगा दर्रे का नाम हो गया, ठीक ना। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्व तटीय मैदान से पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना करें। जो पूर्व तटीय मैदान है ना और पश्चिमी तटीय मैदान है ना, उसकी तुलना करने के लिए कह रहे थे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा पूर्व तटीय मैदान का विस्तार महानदी घाटी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक लगभग 1500 किलोमीटर तक है। जो पूर्व तटीय जो मैदान है ना उसके जो विस्तार है लगभग कितना है, 1500 किलोमीटर तक है, ठीक ना। जबकि भारत का पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अधिक संकरा है, ठीक ना। ये इसका हो जाएगा आंसर 7वां का। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 8वां नंबर क्वेश्चन है कि तटीय मैदान के 3 झीलों के नाम लिखे। तो 3 झील हो गया, देखिए चिल्का, कोलेरू और पुलिकट, ये 3 झील हो गया कौन सा, तटीय मैदान वाला। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि मध्य हिमालय से आप क्या समझते हैं। इसकी 2 पट्टियों यहाँ पे लिखा गया, यहाँ पर घाटियों होगा, ठीक ना। प के जगह घ कर दीजिए, घाटियों के नाम लिखे। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा हिमाचल पर्वतमाला, जिन्हें लघु हिमालय या मध्य हिमालय भी कहा जाता है। हिमाचल जो पर्वतमाला है ना, इसे ही क्या कहा जाता है, लघु हिमालय, इसे ही और कहा जाता है मध्य हिमालय, ठीक ना। हिमालय की मध्यवर्ती श्रेणी है, यह शिवालिक पर्वतमाला से उत्तर में है और उससे ऊंची है, लेकिन हिमाद्री पर्वतमाला से दक्षिण में है और उससे कम ऊंचाई रखती है, ठीक ना। ये हो गया मध्य हिमालय, ठीक ना। पूछता है मध्य हिमालय कहाँ, तो हिमाचल पर्वतमाला, मतलब हिमाचल में समझिए तो, ठीक ना, हिमाचल में। तो जो मध्य हिमालय है उसको और किस नाम से जानते हैं, तो लघु हिमालय भी जानते हैं, लघु हिमालय के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। मध्यवर्ती श्रेणी भी कह सकते हैं इसको। मध्य हिमालय और महान हिमालय के बीच 2 प्रमुख घाटियां स्थित। अच्छा, घाटियां भी पूछ रहा था ना, तो कौन कौन है, पश्चिम में कश्मीर घाटी, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा, कश्मीर घाटी, और पूर्व में काठमांडू घाटी, पूर्व में कौन सा हो जाएगा, काठमांडू घाटी। ये हो गया घाटी का नाम। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए है, 11 नंबर क्वेश्चन है कि मध्य गंगा मैदान की विशेषताएं बताएं, ठीक ना। तो देखिए इसका आंसर देखिए हो जाएगा, थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। यह विस्तृत एवं समतल मैदान है, इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 50-100 मीटर के मध्य है, यानी 50 से 100 मीटर के क्या है, मध्य है। इस मैदान का निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। जो बीच में जो ऊंचा हो जाता है ना, वो कैसे हुआ है ये बताया जा रहा है, ठीक ना। तो जो गंगा और उसके जो सहायक नदी होते हैं, मट्टी मतलब जैसे बाढ़ आ रहा तो कहीं तो रुकता होगा ना पानी, वहाँ पे जाके मतलब रुक गया, तो वहाँ पे सब जो मिट्टी आ रहा था वहाँ पे रुक गया, तो वहाँ पे ऊंचा हो जाता है, ठीक ना। तो उसी को देखो क्या कहते हैं हम लोग, समतल मैदान। यहाँ पे पूछा रहा गंगा का, देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है मध्य गंगा मैदान की विशेषताएं बताएं, यानी कि जो मध्य गंगा में जो मैदान है ना उसकी विशेषताएं। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, अवसादों लाए गए अवसादों से हुआ है, ठीक ना।
उक्त से आने वाली प्रमुख नदियां में गोमती, घाघरा, गंडक तथा कोसी है, जबकि दक्षिण से मिलने वाली नदियों में टोंस एवं सोन प्रमुख है। टोंस एवं सोन प्रमुख है, ये सभी नदियां हो जाती है। यही सब जो लेके आती है ना और फिर कहीं पे रुक जाती है, तो वहाँ पे रुक गई तो उसके साथ बहुत सारे कंकड़ पत्थर, धूल, ये सब आते रहते हैं ना, मिट्टी वगैरह, वही सब रुक जाते हैं, जिसके कारण क्या बन जाता है, वहाँ पे ऊंचाई हो जाता है और समतल में बन जाता है। तो कितना ऊंचाई है, तो 50 से 100 मीटर तक ऊंचा है, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ये हो गया 10 का क्वेश्चन आंसर ना। ये देखिए है अभी 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि खादर और बांगर किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करें। खादर और बांगर किसे कहते हैं, इनमें अंतर स्पष्ट करने के लिए बोल रहे हैं, ठीक ना। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बांगर। पुराने जलोढ़ अवसादों से निर्मित उच्च आकार के भूस्थल को बांगर कहते हैं। ऊंचाई के कारण बाढ़ का जल यहाँ तक नहीं पहुँचता है। ऊंचाई के कारण क्या होता है, बाढ़ का जो मतलब जल है वहाँ तक नहीं पहुँच पाता है बांगर में, ठीक ना। अब देखिए खादर है कि बाढ़ की नवीन जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को खादर कहते हैं। बाढ़ की नवीन मतलब समझते हैं ना, नया जलोढ़ मिट्टी से निर्मित निचले मैदानों को हम लोग क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। तो यहाँ पे हो गया बांगर और खादर, समझ गए ना, इसमें अंतर भी हो गया। चलिए देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि 12वां नंबर क्वेश्चन है कि पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी में अंतर स्पष्ट करें। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर देखिए हो जाएगा उस पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है, ठीक ना। ये जो पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय पठार जो है ना, वो पश्चिमी भाग पर गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है, गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होती है और महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल से होते हुए कन्याकुमारी में समाप्त हो जाती है। जो निचला जो सबसे हिस्सा है ना, दक्षिणतम जो सबसे निचला हिस्सा है कन्याकुमारी, वहाँ पे जाकर क्या होती है, समाप्त हो जाती है। वहीं पूर्वी घाट प्रायद्वीपीय पठार के पूर्वी भाग पर ओडिशा से तमिलनाडु तक फैला हुआ। ओडिशा से कहाँ तक फैला हुआ, तमिलनाडु। तमिलनाडु भी नीचे ही हो जाता है, ठीक ना, दक्षिण में ही आ जाता है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है भारत के भौतिक विभागों के नाम बताएं। तो इसका देखिए उत्तर हो जाएगा कि भारत को 5 भौतिक विभागों में विभक्त किया गया है। पहला देखिए कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश या हिमालय पर्वत समूह, ठीक ना। दूसरा हो गया कि उत्तरी भारत का विशाल मैदान या सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान। तीसरा हो गया थार का मरुस्थल, ठीक है। चौथा देखिए है कि दक्षिण का पठार या प्रायद्वीपीय पठार। पांचवा हो गया इसका द्वीप समूह। अब ये सभी देखिए समझाने वाला नहीं है, इसीलिए समझा नहीं रहे, क्योंकि इसमें समझाएं भी क्या हम, ये सब तो आंसर है, तो ये सभी तो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए है कि भारतीय मरुभूमि की विशेषताएं बताएं। इसमें उत्तर इसका हो जाएगा कि भारतीय मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्ष 150 मतलब मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। 150 मिलीमीटर से कम वर्षा होती है। इस कारण से इसकी जलवायु न्यून वनस्पति आवरण के साथ शुष्क जलवायु है। न्यून वर्षा एवं उच्च वाष्पीकरण इसे जल के अभाव वाला क्षेत्र बनाते हैं। इन विशिष्ट विशेषताओं के कारण ही इस क्षेत्र को मरुस्थली के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना। तो मरुस्थली के नाम से क्यों जाना जाता है, देखिए यहाँ पे जो वर्षा होती है ना 150 मिलीमीटर से भी कम होती है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय द्वीप समूहों की स्थिति और उनकी रचना पर प्रकाश डालें। देखिए अभी तक तो सब्सक्राइब के लिए नहीं बोले हैं, ना वीडियो को लाइक करने के लिए बोले हैं, तो ना बोलते हैं इसका मतलब ये नहीं कि ना करिएगा, कर दीजिए थोड़ा सा। जैसे हम आपके लिए जब तत्पर हैं, हम आपके लिए वीडियो ला रहे हैं, तो आप हमारे लिए भी तो तत्पर रहिए, आप मेरे लिए भी तो कुछ कीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ सर अच्छा लगा, नहीं तो सर और डिटेल से लाइए, नहीं तो सर बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं और टाइम कम करिए। जो आपको लगे वो कमेंट जरूर करिएगा, ठीक ना। और दोस्तों के पास शेयर भी करते रहिएगा। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा भारत के सीमा क्षेत्र के भीतर कुल 247 द्वीप समूह शामिल है। जो भारत के सीमा क्षेत्र के जो अंदर में है ना, कितना 247 द्वीप समूह है लगभग, ठीक ना। जिनमें 204 बंगाल की खाड़ी तथा शेष अरब सागर एवं मन्नार की खाड़ी
में फैले हुए हैं। जो 204 जो है ना द्वीप वो बंगाल की खाड़ी जानते हैं ना, जैसे ये देखिए भारत है ना, ये इंडिया का मैप मान के चलिए, तो इधर जो बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है ना, तो बंगाल की खाड़ी में कितना है, लगभग 204 है। कितना है, 204 द्वीप है बंगाल की खाड़ी में। और जो बचा, यानी कि बचा कितना, 43 बचा, तो 43 को किस में हो जाता है, अरब सागर और मन्नार की खाड़ी में, ठीक ना। संरचना की दृष्टि से खाड़ी के द्वीप सागरीय द्वीपों से भिन्न, सागरीय द्वीपों से क्या है, भिन्न। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है कि हिमालय के कुछ हिमनदों पर प्रकाश डालें। तो इसका उत्तर हो जाएगा बालतोरो, बियाफो, सियाचिन, गंगोत्री और जेमू इत्यादि ऐसे ही हिमनद है, ठीक ना। ये सभी जो नाम लिए ना अभी, ये सभी क्या है, हिमनद है, ठीक ना। बियाफो हिमनद हिस्पर के साथ संयुक्त रूप से विश्व का सबसे लंबा हिमनद तंत्र है, ठीक ना। तंत्र बनता है। इन हिमनदों का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि ये वर्ष भर बहने वाली हिमालयी नदियों के स्रोत है। अच्छा, हिमनद मतलब समझते हैं, बर्फ, जिसको बर्फ बोलते हैं। हिमनद मतलब हो गया बर्फ वाला नदी, ये पहले समझ आइए, ठीक ना। तो ये जो होते हैं, ये क्यों मतलब महत्व इसका ज़्यादा है, क्योंकि ये सालों भर बहने वाले हिमनद है, ठीक ना। सालों भर ये हमेशा बहते रहते हैं, चाहे ठंडा हो या गर्मी हो, हमेशा ये बहते रहते हैं, ठीक ना। तो ये सभी था हिमनद के नाम। तो यहीं तक क्वेश्चन था, 16 क्वेश्चन था, ये लघुत्तरीय प्रश्न इसका हो गया, ठीक ना। तो आप आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। आप जो भी ग्रुप में ऐड हैं वो ग्रुप में शेयर करते रहिए, स्टेटस लगाते रहिए, तो हमको भी थोड़ा सा पहुंचाइए ना आगे। आप लोग ही पहुंचा सकते हैं, समझे, ये आप लोग के हाथ में है, आप लोग को सौंप दिए, ठीक ना। जब हम आपके लिए जब तत्पर हैं तो आप भी हमारे लिए रहिए। बस हम कुछ नहीं चाहते, बस लाइक सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा ना। थोड़ा सा और क्या कर दीजिए कि लिंक को स्टेटस में लगा दीजिए, जिसको ज़रूरत रहेगा वो देखेगा। ये थोड़ा ना आपको कह रहे हैं कि ना घर में जा के बोलो कि हाँ सर का वीडियो देखो, बाल स्टडी वाले जो सर विकास सर हैं उनका वीडियो देखो, ये ऐसे नहीं बोल रहे हैं, ठीक ना। बस आप स्टेटस लगा दीजिए, स्टेटस का ज़माना, जिसको ज़रूरत रहेगा वो अपने देखेगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।